लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, सेल अडानी को, रेल अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पूरा हिंदुस्तान अडानी को। मेरा दावा है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस लोकसभा चुनाव जिसे भी चुनेंगे, जो भी राजनीतिक दल होगा, उस राजनीतिक दल का आगे 5 वर्ष में क्या कार्यकाल होगा और उसकी किस तरह की योजना होगी, किस दिशा में हो जाएगा, ये आप अभी से बता देंगे। जी हाँ, मैं किसी भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई ऐसा मेरे पास कोई मैजिक वाइंड है कि जिससे हम भविष्य जान सके। मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक विचारधारा की, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसकी अपनी एक विचारधारा होती है और वो लगभग मोटे तौर पर उसी के अनुसार कार्य करती है। नमस्कार, मेरा नाम है अकील और मैं लोकसभा चुनाव के इस अगले सीरीज में आज लेकर के आया हूं राजनीतिक विचारधारा और उसका हमारे जीवन में प्रभाव। सबसे पहले संक्षिप्त में जानते हैं क्यों जरूरी है राजनीतिक दल। दरअसल 543 लोकसभा सीट में से 272 सीट में जो पार्टी सत्ता में आती है वही हमारे लिए सरकार का गठन करती है। अब होता यह है कि इसके लिए हमें किसी पार्टी को चुनना पड़ता है या गठबंधन को चुनना पड़ता है। तो इन सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना एक विचारधारा होता है। उस विचारधारा के अनुरूप ये कमोबेश काम करती है। उस विचारधारा को ही हम सामान्य तौर पे मीडिया में सुनते हैं वामपंथी, दक्षिणपंथी, इंग्लिश में लेफ्ट विंग और राइट विंग। इससे पहले की वीडियो में भी मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता चुका हूं। यहां पर संक्षिप्त में जो आपको बात समझ में आ जाए, मोटे तौर पर बिना किसी जटिल आंकड़ों के और समाजवाद, कम्युनिज्म, इस तरह के अथॉरिटेरियन, इस तरह के शब्दों का उपयोग किए एकदम साधारण उदाहरण से हम समझेंगे कि क्या होते हैं लेफ्ट विंग, क्या होते हैं राइट विंग, किस प्रकार से भाजपा अलग है कांग्रेस से, किस प्रकार से कांग्रेस अलग है अन्य पार्टियों से और आम आदमी पार्टी किस जगह पर खड़ी है। देखिए, हमारी यह बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति का बात किए बगैर अधूरी रह जाएगी। 1789 में हुआ क्या था कि फ्रांस में मजदूरों ने और गरीब किसानों ने एक खूनी संघर्ष कर दिया था। उस समय उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। होता यह था, बड़े जमींदार कलर्जी यानी कि जो धर्म के अनुयायी थे और जो मठाधीश थे, राजा के साथ मिल करके वो शोषण किया करते थे। यानी कि पूरी की पूरी पीढ़ियां केवल मेहनत मजदूरी करते थे और उन्हें हासिल कुछ नहीं होता था। तो इस क्रांति के बाद जब समझौता हुआ तो फ्रांस के राजा के पास जो उसके दाहिनी तरफ लोग बैठे वो थे कलर्जी और पूंजीपति लोग, यानी कि जो धनाढ्य लोग थे, जिन्हें फ्यूडल लॉर्ड भी कहा जाता है। बाएं तरफ थे जो परिवर्तन चाहते थे, जो चाहते थे कि इन सब में बदलाव होना चाहिए, अब सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ महलों में रहने वालों के लिए हम काम करें और वो पूरी अय्याशी की जिंदगी जिएं और हम एक के बाद एक पूरी पीढ़ी जो है मेहनत मजदूरी में और गरीबी में ही जीवन बिता दें। बस यहां से शुरू हुआ लेफ्ट विंग और राइट विंग। आज भी अगर कोई बदलाव चाहता है, समाजवाद यानी सबको एक बराबर, अमीर गरीब सबको एक बराबर अधिकार देना चाहता है, वो चाहता है शिक्षा सब में बटे, सब तरफ जो पैसा है, शासन का और सुविधा है, एक बराबर जाए, तो उन लोगों को लेफ्ट विंग कहा जाता है। और ऐसे लोग जो चाहे धार्मिक मान्यताएं हैं या परंपरागत रूप से जिनको लगता है कि नहीं भाई, जो पैसे हैं या जो धन है उसकी अपनी वैल्यू है और धन से सुविधाएं आदमी खरीद सकता है और परंपरागत जो चीज़ें चल रही हैं शुरू से वो चलती रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग।
वामपंथ ये कहता है कि कोई भी निजी स्कूल या कॉलेज होने ही नहीं चाहिए। जब कोई भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज नहीं रहेगा तो गरीब से लेकर अमीर आदमी के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे, जिससे कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा और कॉलेजों की शिक्षा काफ़ी अच्छी होगी। इससे देश में समानता आएगा, सभी को एक बराबर शिक्षा मिलेगी। यानी बड़े से बड़े अधिकारी हों, मंत्री हों और पैसे वाले धनाढ्य लोग हों, सभी लोगों के पास एक ही विकल्प रहेगा कि वो सरकारी स्कूल और कॉलेज में अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं, जिससे कि उसकी व्यवस्था अच्छी रहेगी। इसका उदाहरण वे देते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, आप वहाँ देखिएगा कि लाइट यानी बिजली की कटौती नहीं होती भी है तो तुरंत वो वापस आ जाती है। लेकिन आप वही गांव में आप जाएं तो आप देखेंगे कि महीनों तक ट्रांसफार्मर खराब है तो उसे बदलवाने वाला कोई नहीं है। कई जगह तो ऐसा होता है कि वो लोग चंदा करके खुद बदलवाते हैं। कारण क्या है कि जहां पर बड़े लोगों की सुविधा की बात आती है वहां पर कोई भी तंत्र अच्छे से काम करता है। दूसरी बात, जहां कहीं पर भी यदि प्राइवेट कंपनी है तो सरकारी को ध्वस्त कर दिया जाता है। इस तरीके से अमीर और गरीब की खाई बढ़ जाती है। यह है वामपंथ के सोच का एक छोटा सा उदाहरण। वहीं दूसरी ओर दक्षिण पंथ क्या कहता है? दक्षिण पंथ का कहना है कि आप प्राइवेट जितने भी निजी संस्था ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगी, कंपटीशन की भावनाएं बढ़ेंगी और वो कंपटीशन होने से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी और लोग आगे आएंगे और हर सेक्टर में लोग व्यापार करना चाहेंगे। वे मानते हैं कि आप ऊपर के एक बड़े टब में पानी डालेंगे तो उससे बाकी का पानी छलक के छोटे छोटे गिलास में खुद ब खुद भर जाएगा। ये है दक्षिणपंथी सोच। और दक्षिणपंथी सोच के जनक माने जाते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन, जो आदम स्मिथ की किताब है, जिन्होंने जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बारे में बताया था कि किस तरीके से जिस देश में जितने ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा आगे बढ़ती है। किसी भी देश के नागरिकों की जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है यानी उनकी जो हैप्पीनेस है वह निर्भर करती है उस देश की आर्थिक दशा और दिशा पे। और आर्थिक जो अर्थशास्त्र है उसकी गार्जियन होती है राजनीति, यानी जो बड़े पैमाने पर अपने देश के नागरिकों से जो टैक्स कलेक्शन होता है उस टैक्स को खर्च करने की शक्ति निहित होती है राजनीति में। राजनेता चुनाव जीत करके जाते हैं और ये योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से वो आम आदमी तक पहुंचेगा। अब अर्थशास्त्र की इन चीज़ों को समझ पाना कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एक रोज़मर्रा के जीवन को जीने वाला आदमी अपने काम से ही इतना परेशान होता है कि उसे इन सब चीज़ों से कोई खास वास्ता नहीं होता। फिर मीडिया जैसा दिखाती है, जो बताती है वो मान लेते हैं। बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझाऊं, जीडीपी क्या होता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की तरक्की का आधार इसे मानते हैं। एक कॉमन उदाहरण मैं हमेशा दिया करता हूं इसके लिए। मान लीजिए आप एक गांव में हैं, उस गांव में मिट्टी, मेरे बगल में भी मिट्टी है, सब तरफ मिट्टी है, मिट्टी बहुत आसानी से उपलब्ध है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और श्रम दान करते हैं और मिट्टी को खोदकर पानी मिलाकर थोड़ी सी रेत मिला करके लकड़ी के सांचे में ढाल देते हैं और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके सूखी लकड़ियों से जला करके उसे पका देते हैं। तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक ईंट। यानी कि अब इसकी जो वैल्यू है, मिट्टी से ईंट बनने पर ब्रिक्स यानी एक एक ईंट की कीमत लगभग 8 से 10 रुपए हो गई। तो आप समझिए कि अगर उसे वो मजदूर इकट्ठे होकर के बेचे तो समझ जाइए कि उनके पास एक पूंजी आ जाएगी। अब उस पूंजी से वो कोयला खरीद लेंगे और इस तरीके से वो एक अपना ब्रिक्स का उद्योग स्थापित कर सकते हैं और फिर पूरे की पूरे गांव, उस गांव की तरक्की हो जाएगी। इसी गांव से आप देश को समझें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विस देंगे, सेवा देंगे, उत्पाद बढ़ाएंगे, अपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, जिसको प्रोडक्टिव कहेंगे कि हम उत्पाद यानी जो काम की चीज़ है, साधारण चीज़ों से उसे काम की चीज़ों में बदलेंगे, उतना ही हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर हम फिर से वामपंथ और दक्षिण पंथ की बात करते हैं। अब वामपंथ क्या कहता है? वामपंथ कहता है कि आप देखिए, मिट्टी को खोदने वाला मजदूर, मिट्टी को सांचे में ढालने वाला मजदूर, मिट्टी को ट्रैक्टर में लोड करने वाला मजदूर, घर को बनाने वाला मजदूर, और फिर भी उसकी ज़िंदगी इतनी बद से बदतर क्यों होती है? जबकि कोई एक पूंजीपति
पैसा लगाया है ईंट भट्टे का मालिक और वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो वामपंथी से कहता है ये है पूंजीवाद, यानी अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। अब दक्षिणपंथी विचारधारा की बात माने तो उनका कहना है कि भाई अगर फैक्ट्रियां नहीं होंगी तो देश तरक्की कैसे करेगा। नेपाल का उदाहरण आप ले लीजिए, जो कार आपको 8 लाख रुपए मिलते हैं वहाँ 32 से 35 लाख रुपए में आपको मिलेगी। कारण क्या है कि वह इम्पोर्ट करते हैं। फैक्ट्री होने से ज़्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यदि ब्रिक्स बनाने की हम कोई मशीन बना लें तो 100 मजदूर मिलकर जितनी ब्रिक्स नहीं बना पाएंगे एक महीने में, वह 10 दिनों में वह मशीन उतनी ब्रिक्स बना देगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी देश का बढ़ेगा। इसके लिए वे अमेरिका का उदाहरण देते हैं कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और विश्व का सुपर पावर है। अब वामपंथ और दक्षिणपंथ के इस लड़ाई के बीच में हमें क्या करना चाहिए, एक आम आदमी को कौन सी राजनीतिक दल को चुनना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में कौन वामपंथी है और कौन दक्षिणपंथी है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि वो राइट विंग है और कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और सीपीआईएम को माना जाता है कि वो लेफ्ट विंग है। कांग्रेस बीच में आती है और आम आदमी पार्टी बीच से भी, सेंटर से भी थोड़ा लेफ्ट है। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? एक रुपया हिंदुस्तान के गरीबों का नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब 25 साल का मनरेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसे 25 बार करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को 25 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया और फिर कहते हैं कि गरीबों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने 22 अरब पतियों की मदद की। तो आज मैं आपको साफ बताने आया हूं, हमारा जवाब क्या है, मैं आपको बताने आया हूं। उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब आप कहोगे राहुल जी, इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी? यह आज मैं आपको बताने आया हूं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। मैं संजय सिंह झारखंड के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं,
जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर भी देख के निकलना, और जो मोटरसाइकिल है जिसमें 120 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया है उसको भी देख के निकलना। सिंचाई के लिए जो टेबल इस्तेमाल करते हो जिसमें 100 रुपए का डीजल तुमने प्रति लीटर भरवाया है उसको भी देख के निकलना। अरे सरसों के तेल का डिब्बा भी लेकर निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर तुमने सरसों का तेल खरीदा है। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, बेरोजगारी आसमान पे पहुंचा दी। आपसे कहते हैं, हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोगों से कहते हैं 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, और अपने दोस्त अडानी को पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बिजली किसको जा रही है भाई? किसको जा रही है झारखंड की बिजली? बांग्लादेश को। किसको जा रही है? झारखंड की अडानी की बिजली जा रही है बांग्लादेश को। आपसे कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाना है, और अडानी को कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुंचाना है। बिजली पहुंचाना है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, सेल अडानी को, रेल अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पूरा हिंदुस्तान अडानी को, और नौजवान के हाथ में 4 साल की नौकरी, अग्निवीर योजना की नौकरी। हिंदुस्तान के अंदर आप देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे, और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी, याद रखना। साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। एनडीए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना से नौजवानों को लाखों रुपए की मदद दे रही है। मकसद यही है कि देश के युवा अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपनी कंपनियां खोलें, अपने इच्छा अनुसार काम शुरू करे। लेकिन कांग्रेस नौजवानों की सैलरी, उनकी कमाई पर, छोटे उद्योगों पर की कमाई पर भी भारी टैक्स लगाना चाहती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब आप जिसे चुनेंगे भविष्य में जाकर के उसकी नीतियां क्या रहेंगी। सीधी सी बात है, जो राइट विंग की पार्टी है वो कंपनी यानी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाएगी और ज्यादा से ज्यादा उन्हें लाभ देगी। तो वोट है आपका, मर्जी है आपकी, आप जिसे भी चुने, जिस पार्टी को भी चुने, जिस नेता की भी भक्ति करें। हमारा यह प्रयास कैसा लगा, साधारण तरीके से जटिल चीजों को आप तक लाए हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।